दोस्तों, आज मैं एक ऐसे किले के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि अपने आप में आश्चर्यचकित है। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस किले को इस तरह बनाया गया कि सीधे युद्ध के माध्यम से कोई जीत नहीं पाता था। मतलब इसे जीतने के लिए छल कपट का सहारा लिया जाता था। दोस्तों, इस किले पर कई अलग वंशों के राजाओं द्वारा शासन किया गया था। देवगिरी किला औरंगाबाद के मुख्य शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन संरचना है जो हरियाली के बीच बड़ी शान से खड़ी है। दोस्तों, देवगिरी किला महाराष्ट्र के अजूबों में से एक के रूप में जाना जाता है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। आपको बता दें कि यह किला दौलताबाद किला के रूप में भी जाना जाता है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। पर्यटकों को इस किले तक पहुंचने के लिए 750 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है, लेकिन ऊपर से नीचे का दृश्य बहुत ही शानदार नजर आता है। दोस्तों, इस किले का एक अनूठा पहलू इसकी इंजीनियरिंग प्रतिभा है, जिसने न केवल दुश्मन ताकतों के खिलाफ अवैध रक्षा प्रदान की, बल्कि पानी के अपूर्ण साधनों को भी अच्छी तरह से प्रबंधित किया था। यदि आप इतिहास प्रेमी हैं और देवगिरी किले के इतिहास के बारे में जानने की दिलचस्पी रखते हैं, तो देवगिरी किले का इतिहास काफी दिलचस्प और पुराना है। दोस्तों, देवगिरी किले का निर्माण 1187 में यादव वंश द्वारा बनाया गया था। जब मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली की गद्दी संभाली, तब किले को देश में सबसे अच्छे संरक्षित किलों में माना जाता था, जो बिना किसी फेरबदल के कई वर्षों तक जीवित रहा। वैसे यादव वंश का समृद्ध राज मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में दिल्ली के तुगलक वंश ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिन्होंने 2 किले के साथ देवगिरी शहर पर कब्जा कर लिया। 1327 की शुरुआत में जब देवगिरी शहर को तुगलक वंश ने अपने कब्जे में लिया था, लेकिन उस स्थान का नाम देवगिरी से बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों 1328 में देवगिरी को पूरी तरह से दिल्ली की सल्तनत ने अपने कब्जे में ले लिया और आने वाले 2 वर्षों के लिए तुगलक वंश की राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया गया। लेकिन क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की कमी के कारण तुगलक वंश ने जल्द ही शहर को छोड़ दिया। दोस्तों, देवगिरी किले का सामरिक और शक्तिशाली निर्माण इसे देश के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित किलों में एक बनाता है। यह किला लगभग 200 मीटर ऊंची एक शंखाकार पहाड़ी पर स्थित है। देवगिरी किले में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें महाकोट दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। यह किले का मुख्य दरवाजा है। मुख्य दरवाजे से अंदर जाते ही आपको तोपों देखने को मिलेगी। यह तोप उस जमाने के उपयोग में लाई जाती थी। हालांकि अब यह तोप जहां रखी गई है, वह शायद सैनिकों के रहने की जगह थी। देवगिरी किले के दूसरे दरवाजे के ऊपर हाथी का बेहद सुंदर शिल्प की नक्काशी की गई है। इन दरवाजों की आयु लगभग 900 साल से ज्यादा हो सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन दरवाजों में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है, वो अभी तक बहुत ही अच्छे हालत में है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक और दरवाजा है और उसके बाद एक मीनार दिखाई पड़ती है। इस मीनार तक जाने से पहले बाईं ओर हिंदू मंदिर और दाईं ओर कुछ मुस्लिम मज़ारें दिखाई पड़ती है। दोस्तों, किले में आगे की ओर बढ़ते हुए हमें लोहे का एक पुल भी पार करना पड़ता है। यहाँ पर यह पुल इतना तंग है कि एक बार में एक ही बंदा आसानी से निकल सकता है। अगर 2 बंदे एक साथ जाएं तो थोड़ा संभल कर निकलना पड़ सकता है। यह लोहे वाला पुल किले के ऊपरी भाग में जाने के लिए एकमात्र प्रवेश द्वार है और यह पुल एक पानी से भरी गहरी खाई के ऊपर बनाया गया है। पानी वाला खाई किले के चारों ओर बनाई गई है। इसमें मगरमच्छ पाले जाते थे, ताकि अगर कोई शत्रु पानी से अंदर घुसने की कोशिश करे या पानी में गिरे तो उसका काम वहीं तमाम हो जाए। पानी वाली खाई के कारण यह किला एक तरह से बेहद शक्तिशाली बन गया था। वैसे इस प्रकार की पानी वाली खाई और मगरमच्छ वाली सुरक्षा और भी कई किलों में देखी गई है, लेकिन यहाँ की बात निराली है, जिस कारण उसकी सुरक्षा व्यवस्था को उन सबसे ऊपर माना गया है। दोस्तों, पूरा किला कई गढ़ों से सुरक्षित है। देखा जाए तो तुगलक वंश की अवधि के दौरान विभिन्न तोपों द्वारा इसे और अधिक मजबूत किया गया था और शक्तिशाली एडिफिस की सुरक्षा के लिए 5 किलोमीटर मजबूत दीवार बनाई गई थी। तुगलक वंश के शासन के दौरान किले के अंदर 30 मीटर का चांद मीनार भी बनाया गया था। चांद मीनार भारत के कुतुब मीनार के बाद सबसे ऊंची मीनार है। सन 1445 में जब अलाउद्दीन बहमानी के पास यह किला आया, तब उसकी याद में दिल्ली के कुतुब मीनार जैसा दिखने वाला यह चांद मीनार बनाया गया। यह मीनार इस किले की सबसे बड़ी खासियत है। 3 मंजिला इमारत है जिसमें 230 सीढ़ियां हैं। दोस्तों, इस देवगिरी किले के एक हिस्से में भारत माता का बड़ा मंदिर है। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा पानी का कुंड है जो अभी सूखा पड़ा है। बारिश के मौसम में शायद आपको यहाँ कुंड में पानी भरा हुआ मिल सकता है। दोस्तों, हरी भरी वातावरण से परिपूर्ण इस देवगिरी किला की वास्तुकला एवं नक्काशी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है, जिससे पर्यटकों को यहाँ पर आने के उपरांत यहाँ से जाने का मन नहीं करता।
देखिए दोस्तों, पहाड़ी के ऊपर स्थित देवगिरी किला एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के साथ साथ ट्रेकर्स प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि किले तक पहुंचने के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग करनी होती है। देवगिरी किले की यात्रा की सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक किले के शीर्ष पर पहुँचना है, जिसमें लगभग 750 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, जिनमें लगभग 1 से 3 घंटे के बीच का समय लगता है। कठिनाई स्तर माध्यम से आसान है और रास्ते में कुछ अंधेरे क्षेत्र हैं जिनके लिए आपको एक मशाल ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। एक बार जब आप किले के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां से नीचे के सुंदर परिदृश्यों को देख सकते हैं, जो बेहद आकर्षण और मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। उसके बाद दोस्तों, अंधेरे रास्ते के आगे भूल भुलैया है। देवगिरी किले की प्रसिद्ध भूल भुलैया यही है। दिन में भी यह भूल भुलैया अंधेरे से घिरा हुआ करती है। शत्रु सेना को भूल भुलैया में फंसाकर मारने के अनेक उपाय थे, जिसमें शत्रु यहां से आगे बढ़ ही ना पाए, इसकी व्यवस्था भी की गई थी। भूल भुलैया से आगे जाने पर एक दरवाजा है, उसके अंदर जाते ही एक महल और एक मंदिर दिखाई पड़ता है। यही है श्री गणेश का मंदिर। दोस्तों, चीनी महल देवगिरी महल के अंदरूनी हिस्सा है। इसकी छत पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। यहाँ से अंदर जाने पर एक वस्तु दिखाई पड़ती है जिसकी छत भी नष्ट हो चुकी है। दोस्तों, मेंढा तोप। देवगिरी किले के एक बुर्ज पर तोप रखी गई है जिसका नाम मेंढा तोप है। पंच धातु से बनी इस तोप का एक भाग मेंढ के मुंह के जैसा है। इस तोप पर लिखा हुआ है कि किला शिखन तोप। इसका अर्थ होता है कि किला ध्वंस करने वाली तोप। इसी बुर्ज के किले का बेहद सुंदर नजारा दिखाई देता है। फिर एक है काला पहाड़ तोप। दोस्तों, काला पहाड़ तोप बारादरी महल के आगे जाने पर एक बुरुज पर देखने को मिलती है। उसके बाद दुर्गा तोप। इस तोप को धूलधान भी कहा जाता है। इसका मतलब है सब कुछ मिटा देने वाला। यह तोप देवगिरी किले पर रखी सबसे ऊंचाई पर रखी गई तोप है। दोस्तों, यदि आप इस किले के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो एक गाइड को साथ लेकर जाएं। अगर आप देवगिरी किले के शीर्ष तक पहुंचने की योजना बनाते हैं तो उचित जूते और आरामदायक कपड़े पहनें और अपनी यात्रा के बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अपनी यात्रा में पानी की बोतल और हल्का खाना साथ लेकर चलें, क्योंकि किले के ऊपर पानी या खाने का कोई स्टॉल नहीं है। ध्यान दें, आप जब भी देवगिरी किले की यात्रा पर जाएं तो अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएं। दोस्तों, अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह बता दें कि यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान नवंबर से फरवरी तक है, क्योंकि सर्दियों के दौरान यहाँ का आसमान साफ और तापमान काफी कम होता है। चूँकि शहर के अधिकांश पर्यटक स्थल आकर्षण सब बाहर में स्थित है, इसलिए आपको मानसून में यहाँ की यात्रा करने से बचना चाहिए। खैर, वैसे दोस्तों, हमारे देवगिरी किले के बारे में जानकारी कैसी लगी और इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने परिवारों को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और ला सकूँ। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।